नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। सत्ताधारी दल का जिला अध्यक्ष किसी विधायक से कम नहीं होता। यही स्वरूप नजर आ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष तय किए हैं। रायपुर के एकात्म परिसर में रमेश ठाकुर, जो रायपुर शहर जिला भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जिस तरह से रैली और डीजे निकाले गए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भाजपा ने अपने संगठन के नए चेहरे दिए हैं, उनकी स्थिति कितनी मजबूत रहने वाली है। और बात यदि प्रदेश अध्यक्ष की जाए तो इसे तय करने के लिए 14 जनवरी की देर रात भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग होती है। मकर संक्रांति की रात की उस बैठक में यह तय कर लिया जाता है कि 17 जनवरी को हर हाल में भाजपा छत्तीसगढ़ को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, या हो सकता है कि पुराने वाले प्रदेश अध्यक्ष को ही रिपीट किया जाए। लेकिन उस बैठक में यह नहीं बताया जाता है कि बाकायदा 16 जनवरी को इसके लिए चुनाव होगा। शाम 5 से 7 बजे तक चुनाव प्रक्रिया में प्रदेश प्रतिनिधि और नए जिला अध्यक्ष सहित तमाम वो लोग जो कि नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की ताकत रखते हैं, उन्हें बुलाया गया। उन्हें मतदान प्रक्रिया संपन्न करने के लिए पहले ही बुलाया गया। 16 जनवरी की सुबह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 11 बजे से प्रदेश प्रतिनिधि और तमाम नेताओं का जमावड़ा शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की, जहां से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाने की तैयारी हो चुकी है। नए दौर की नई भारतीय जनता पार्टी में अब भगवा तोरण और भगवा ध्वज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये नज़ारा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यालय का है, जहां नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले किस तरह से पार्टी कार्यालय को सजाया जा रहा था। चारों तरफ भगवा ध्वज, भगवा तोरण नजर आ रहे थे। पार्टी कार्यालय में 17 जनवरी को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले जानकारी मिली कि किरण सिंह देव को ही वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके कार्यकाल को ज्यादा बेहतर माना गया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की भी जानकारी सामने आई कि 18 जनवरी को मंत्रिमंडल का औपचारिक पुनर्गठन हो जाएगा, जो लंबे समय से पेंडिंग था। फिलहाल ये भी जानकारी आई है कि 18 तारीख के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। इन्हीं तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, हम इसकी आगे जानकारी देंगे। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के 36 जिला संगठनों में कहीं भी चुनाव की नौबत नहीं आई। राजनांदगांव और कवर्धा जैसे संवेदनशील जिले में जरूर कुछ पेच अटका था, लेकिन वहां भी सहमति बना ली गई। इसलिए माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का भी मनोनयन होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तय हो चुके नाम की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े करेंगे। तारीख मुकर्रर की गई है 17 जनवरी। उससे पहले 16 जनवरी को पार्टी संगठन के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल के साथ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। सारी तैयारियों का जायजा लिया गया। नामांकन और निर्वाचन की औपचारिकता को संपन्न करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, वह जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर देश में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ विधिवत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है। भले ये निर्वाचन आपसी सहमति से हो, आपसी समन्वय से हो, लेकिन जिस तरह की पारदर्शिता दिखाई जा रही है, उस पारदर्शिता में भी एक नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिन्हें निर्वाचन का अधिकार है, जिन्हें मतदान का अधिकार है। उनमें ऐसे वो तमाम नए चेहरों को शामिल किया गया है जिनके लिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो भविष्य होंगे। इसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जमे जमाए नेता हैं, दशकों से संगठन पर अपना राज करते रहे और शायद ये गलतफहमी पाल के रखे थे कि संगठन उनके हिसाब से चलेगा, तो वो गलतफहमी धीरे धीरे दरकने लगी है। वो उम्मीद भी खत्म होने लगी है। कई ऐसे मौके दिखे। बदले हुए हालात में नए नेता बनकर उभरे नए नवेले विधायक गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ ही अमर अग्रवाल के नाम की भी एक पुख्ता जानकारी सामने आई है। 18 जनवरी को
2 की जगह 3 मंत्री लिए जाएंगे। तीसरे मंत्री के रूप में लता उसेंडी का नाम सामने आया है। 18 जनवरी को मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के कयास लगाए जा रहे हैं। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये अपुष्ट जानकारी है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ी चुनौती नगरीय निकाय चुनाव जीतने की होगी। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ऐसे कयास पहले भी लगते रहे हैं। आम पार्टी कार्यकर्ताओं में और जिम्मेदार सूत्रों में जो जानकारी निकल कर आ रही है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 60,70,000 नए सदस्य जोड़े हैं। संगठन पर्व को जिस ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया ये भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ स्वरूप है। इसी तरह मंत्रिमंडल में जिन्हें लिया जा रहा है वहां काम को महत्ता दी जा रही है और जातिगत समीकरण का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बैठक में ये तय किया गया कि पहले मेयर फिर चेयर वाली बात होगी। इस हिसाब से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भी मजबूत टास्क दिए गए हैं। अभी निगम बोर्ड और मंडलों का गठन होना है, नई नियुक्तियां होनी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहले मेयर फिर चेयर का नारा दिया है। मौजूदा हालात में कार्यकर्ताओं को कसौटी पर खरा उतरना ही होगा और पुराने ढर्रे पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग कुछ नया स्वरूप भाजपा का देखने को मिलेगा। 18 जनवरी को आचार संहिता जो लग जाएगी वहां भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं के सामने चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बनाए गए हैं तब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से किरण सिंहदेव सहज होकर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनसे कोई भी आसानी से मुलाकात कर सकता है, यही खूबी किरण सिंहदेव को आगे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखेगी। उनका कार्यकाल महज 1 साल का ही हुआ था, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह 3 साल का होता है। सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष किसी मंत्री से कम नहीं होता। ये माना जा रहा था कि किरण सिंहदेव को मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल मौजूदा हालात में लगता नहीं कि कोई नई तारीख सुनाई जाएगी। जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। 18 तारीख के बाद कभी भी वो तिथि घोषित कर दी जाएगी जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। मतदाताओं की सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि पहले जहां 15 जनवरी तय की गई थी उसे बढ़ाकर 18 जनवरी कर दिया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है जैसे ही मतदाताओं का अंतिम प्रकाशन होगा आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 17 जनवरी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष तय कर लेगी। जबकि विपक्षी कांग्रेस संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी से कहीं दूर खड़ी नजर आ रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद आंतरिक कला कहीं ना कहीं और बड़ी हो सकती है। जिस तरह से ठीकरा अंदर खाने भूपेश बघेल के ऊपर फोड़ा जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि कवासी लखमा का इस्तेमाल भूपेश बघेल ने कैसे किया, इस बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की जिस आंतरिक राजनीति की बात कर रहे हैं वहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में बेहद अहम हो जाते हैं, जहां अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2014 में जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे तब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। वो चुनाव ईवीएम से कराए गए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए 2019 में भूपेश बघेल की सरकार ने पुरानी वाली पद्धति यानी बैलेट पेपर को लागू कर दिया। इसे कांग्रेस का टोटका माना जाए या मान्यता, ऐसा मानना है कि जब भी बैलेट से चुनाव होगा तो कांग्रेस को विजय मिलेगी। ईवीएम को लेकर जिस तरह से ठीकरा राष्ट्रीय स्तर पर फोड़ा जाता है उसका असर प्रदेश में भी दिखाई देता है। वैसे जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो तय कर लिया गया है कि इस बार भी चुनाव ईवीएम से होगा, बैलेट से नहीं होगा। इतना ही नहीं, कुछ नया करने के लिए 50% ओबीसी आरक्षण की जब व्यवस्था की गई, अध्यादेश लाया गया और उसके बाद जो लॉटरी निकाली गई तो वहाँ ओबीसी के लिए उम्मीद से कहीं कम परिणाम आए तो राजनीति कुछ अलग स्तर पर शुरू हो गई। जबकि बात नगरीय निकायों की जाए तो छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, जिसमें 14 में 14 कांग्रेस के महापौर रहे। शायद एक जगदलपुर की महापौर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई, लेकिन जब चुनाव हुए थे तो 14 में कांग्रेस को सफलता मिली थी। आप अपनी स्क्रीन में वो शीट देख सकते हैं जिसमें 14 नगर निगम की आरक्षण की जानकारी दी गई है, जिसमें एक महिला ओबीसी सहित कुल 4 ओबीसी सीट आरक्षित की गई है।
इसी तरह एससी के लिए एक महिला ओबीसी जो रिसाली की है। इसके अलावा इन्हें मिलाकर कुल 2 एससी आरक्षण नगर निगम में होंगे, यानी महापौर एससी के बनेंगे। इसी तरह अंबिकापुर की एक सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है। शहरों में महापौर के इन आरक्षण को लेकर कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से ओबीसी को पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिली, तो सड़कों पर निकलकर जो आंदोलन किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है कि हम आंतरिक व्यवस्था से ओबीसी के अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, तो भाजपा के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुल मिलाकर जाति आधारित जिस तरह की राजनीति हो रही है और खासकर ओबीसी को लेकर कौन कितना ईमानदार है, ये जनता भी देख रही है और आने वाला वक्त भी अच्छी तरह से बता देगा कि किसने कितना आंतरिक आरक्षण दिया। क्या वाकई ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था थी या कोई शिगुफा छोड़ा गया था। वैसे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने ये याचिका प्रस्तुत की है। राज्य सरकार द्वारा 50% ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई इस याचिका में कहा गया है कि 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अध्यादेश 2024 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 में दिए गए प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है या फिर विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश को अधिनियम के रूप में दिलाना होता है। लेकिन इसमें राज्य शासन ने गंभीर चूक की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अध्यादेश जारी होने के बाद पिछले साल 16 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक में से महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं करवाया गया, केवल इसे विधानसभा के पटल में रखा गया, जिसके कारण यह अध्यादेश वर्तमान में विधि शून्य और औचित्यहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान संशोधन के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 5 में 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूर्णतः अवैधानिक हो गया है। याचिकाकर्ता ने इस अध्यादेश को हाईकोर्ट से निरस्त करने की गुहार लगाई है। ये मामला न्यायालय से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा का बना हुआ है कि वाकई ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है, 50% ओबीसी आरक्षण का जो अध्यादेश लाया गया है, उसे लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष जनता के सामने रख दिया है। गौर करने वाली बात है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बाकायदा विधि वेत्ताओं से राय ली गई, आयोग का गठन किया गया और दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लेकिन आम जनता ऐसी विधि सम्मत बातें सही तरीके से इसलिए नहीं समझ पाती क्योंकि सही तरीके से इसका प्रचार नहीं हो पाता। अंदर खाने की क्या बातें हैं आपको जानना समझना जरूरी है, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और ओबीसी को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है उस पर आपको गौर करना चाहिए। अच्छी राजनीति के लिए अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। अच्छी राजनीति के समझ के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना भी हमको करनी चाहिए और इसको साकार रूप देने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास हो सके, क्योंकि हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।